चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। तैयारी अगले सप्ताह की, हर संडे हम लोग इसको लेके आते हैं। तो आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ खास चीज़ शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। आप लोग जब जब ट्रेडिंग सीट पे बैठेंगे, आपको मेरी बात, ये जो आज एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा, ये शायद आपको याद रहेगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हम ये एपिसोड लेके आएंगे, हम कुछ ना कुछ नई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे को लगता है कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करनी है, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जब हम क्लासरूम के सेशंस लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। हाँ, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनसे हम ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे क्लासरूम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनसे हमको आइडिया लगता है कि हाँ, ये हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा व्हाई मार्केट राइज एंड फॉल। मार्केट क्यों गिरती हैं, क्यों बढ़ती हैं। हमारे आम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट्स में अभी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं, हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमारे को डिटेल में बताया जाए शुरुआत से कि एज ए ट्रेडर जब मेरे को स्टार्ट करना है, मैंने अकाउंट खुलवा लिया, डीमैट अकाउंट खुल गया, अब मुझे ट्रेडिंग करने के लिए आपका हमने यूडीटीएस भी पढ़ लिया, यूडीटीएस के स्ट्रैटेजीज भी समझ में आ गई, तो अब हमको राइट वे क्या है ट्रेड करने के लिए। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, रोज़ मार्केट बढ़ती है, रोज़ गिरती है। आज 100 पॉइंट ऊपर, सेम डे 50 पॉइंट नीचे, फिर 2 दिन के बाद 200 पॉइंट ऊपर। तो ऐसा क्या होता है मार्केट में जो ये राइज और फॉल को क्रिएट करते हैं, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो जो हमारा सीरीज़ है वो मैं 24 जून से लेके 28 जून जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्या कुछ हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उनको लेके हमें कैसे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करनी है, और हम ये ज़रूर देखेंगे कि लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शंस करी थी उसके हिसाब से क्या हुआ। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि मार्केट गिर रही है या मार्केट बढ़ रही है, और ऐसा लगातार हमको देखने को मिलता है, उसके पीछे एक बेसिक रीज़न क्या है। हम बात करते हैं, आप लोगों का कोई भी स्टॉक जिसको आप फॉलो करते हो उसको सोचो, पिक्चराइज करो। आप लोग अपने अपने स्टॉक्स को फॉलो करते हो, उस स्टॉक को ही लेके चलना। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए निफ्टी को मान के चल रहा हूँ। तो मान लो निफ्टी का रेट 11,700 चल रहा है। आप निफ्टी की जगह आपने स्टॉक को रख के देख सकते हो। निफ्टी का रेट 11,700 चलता है। ये 11,700 का रेट दोस्तों कैसे बना, कौन बना रहा है ये 11,700 निफ्टी, कौन बना रहा है 11,800 निफ्टी, कौन बना रहा है 12,000 निफ्टी। ये निफ्टी का रेट कैसे बन रहा है, या आपके स्टॉक का प्राइस अगर XYZ है और अगले दिन वो आपका ABC हो जाता है, तो ये स्टॉक प्राइस में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सर बहुत सिंपल है, हम इसको जितना टेढ़े तरीके से सोचेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत सिंपलिस्टिक है, और हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक स्टॉक प्राइस का मतलब होता है उसकी EPS इंटू उसकी PE रेशो। अगर इन दो चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो स्टॉक का प्राइस आ जाता है। सेम वे अगर निफ्टी 11,700 चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी EPS
और इसकी पीई जो भी होगी, आज की डेट में अगर मैं एनएससी की साइट पे निफ्टी की पीई डालूं या आप लोग अपने किसी भी स्टॉक की पीई डालें, वो नजर आ जाएगी। आज की डेट में निफ्टी की पीई करीब 29 की पीई है। अगर 29 की पीई है और 11,700 का निफ्टी चल रहा है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा इसकी ईपीएस कितनी है। ये बड़ी नॉर्मल सी गणित है। 11,700 को अगर मैं 29 से डिवाइड कर देता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली करीब 390 रुपये आ जाएगा। तो 390 इंटू 29 इज इक्वल टू 11,700, यानी कि 29 की निफ्टी की पीई है और निफ्टी की जो ईपीएस है वो 390। अब निफ्टी की ईपीएस कैसे होती है कि निफ्टी की जो पीई है ये 50, निफ्टी 50 स्टॉक्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये 50 स्टॉक्स की एवरेज ईपीएस है। तो इससे हमारा निफ्टी का रेट डिफाइन होता है। अब बात आती है, निफ्टी रोज 50-100 पॉइंट बढ़ जाती है, रोज 200 पॉइंट गिर जाती है, तो क्या चीज होती है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके जो दिमाग में आ रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो 390 है और इसकी जो पीई रेशो है वो 29 है। दोस्तों, ये ईपीएस जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड है और ग्रोथ रोज ना घटती है ना बढ़ती है। ग्रोथ को बढ़ने में टाइम लगता है और ग्रोथ को गिरने में भी टाइम लगता है। जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट आते जाएंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उनके रेवेन्यूज बढ़ते जाएंगे, निफ्टी की ईपीएस बढ़ती जाएगी और निफ्टी के बढ़ने में इन दोनों का हाथ होएगा। अगर ये 390 से बढ़ के 400 हो जाती है और निफ्टी की पीई वही रहती है तो भी ये बढ़ जाएगा निफ्टी। और अगर ये 390 ही रहता है इसकी ईपीएस और इसकी जो पीई वैल्यू है ये 30 हो जाती है तो भी ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ईपीएस और पीई ये दोनों कंट्रोल करते हैं किसी भी स्टॉक की प्राइस को या किसी भी निफ्टी को, इंडेक्स को भी। तो अब हम इसको बहुत सिंपल वे में, आप लोग केवल विजुअलाइज करना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से सोचो कि अगर अब मैं एक स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा हूं या मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूं, मैं निफ्टी की बात करता हूं, आप अपने स्टॉक के साथ उसको कोरिलेट करना। अब आप ये सोचो कि 9:30 बजे आप ट्रेडिंग विंडो पे आ गए। आप जब ट्रेडिंग विंडो पे आ गए, मान लो अब निफ्टी का रेट है 11,700 और मुझको पता है कि इसकी 390 की ईपीएस है और 29 रुपए की इसकी पीई वैल्यू है और मुझे यह भी पता है कि ये 390 रुपए तो रोज फ्लक्चुएट होने वाले नहीं है। फ्लक्चुएशन किसकी होगी? इस पीई की, क्योंकि ये पीई क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये पीई मैं आपको अपने सारे एपिसोड्स में बता चुका हूं कि पीई इज सेंटीमेंट। पीई सेंटीमेंट को दर्शाता है और ईपीएस जो है वो ग्रोथ को दर्शाता है। तो ग्रोथ तो हमारी इतनी, रोज अब मार्केट निफ्टी बढ़ रही है या रोज निफ्टी गिर रही है, हर एक घंटे में बढ़ रही है गिर रही है, तो ग्रोथ ऊपर नीचे नहीं हो रही। जो ऊपर नीचे हो रहा है वो सेंटीमेंट हो रहा है। ठीक, तो अगर एज ए ट्रेडर मुझे पता है कि मैं कोई ट्रेड इंट्राडे ले रहा हूं या 2 दिन या 4 दिन का ट्रेड ले रहा हूं, तो शायद ये वाला कांस्टेंट है मेरे लिए, इसके ऊपर मेरा कोई फर्क नहीं है, ना कोई जोर पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको समझ लेता हूं, क्योंकि सारा जो मार्केट में इंट्राडे फॉल एंड राइज हो रहा है वो ये बंदा कर रहा है जिसका नाम है सेंटीमेंट। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सेंटीमेंट्स को काबू में कर लें और हम सेंटीमेंट्स को समझ लें? अगर हम सेंटीमेंट्स को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बाजार को 100% पढ़ पाओगे। और जो मार्केट में झूठी तेजी या झूठी मंदी बन रही है, देखिए झूठी तेजी झूठी मंदी का मतलब क्या है कि मार्केट एक्चुअली में तेज है लेकिन बीच बीच में गिर रही है। जो बीच में गिर रही है, यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, मार्केट का पैसा मार्केट में रहता है, मार्केट का पैसा ना तो सरकार लेके जाती है ना कोई और लेके जाता है, एक आदमी से निकल के दूसरे के पास जा रहा है। जो वाइजर आदमी है कहते हैं मार्केट एक मशीन है कि जहां जो इम्पेशेंट लोग हैं उनसे पैसा पेशेंट लोगों के पास जाता है। जिनके पास पेशेंस है, जो वाइजर हैं, जो
लर्नेड हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज है, वो मार्केट में पैसा निकाल के ले जाते हैं और ऐसे हार्डली 3 से 4% लोग हैं। 96% लोगों का पैसा 4% लोग ले जाते हैं इस मार्केट से। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उनको मार्केट के सेंटिमेंट्स का आइडिया है, वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को पकड़ के काम करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग में अपना पैसा बना के ले जाते हैं। हम बात कर रहे थे झूठी तेजी और झूठी मंदी। मार्केट मान लो ये है, कोई भी मार्केट या कोई भी स्टॉक का चार्ट ऐसा दिखेगा आपको या ऐसा दिखेगा। कभी भी कोई चार्ट ऐसा नहीं होता, ना कोई चार्ट ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर ये चार्ट है, ये चार्ट ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक ये मार्केट तेज थी या ये स्टॉक तेज था और इसका जो सच्चा ट्रेंड था वो अपवर्ड था। लेकिन जो बीच के ये वाले जो ड्रॉप्स मार्केट में आए, ये झूठी मंदी थी। अब आप लोगों को ये तय करना है कि हमें जो झूठी एक मंदी बन रही है उसमें हम ना फंसें और हम राइट ट्रेंड और राइट सेंटिमेंट्स के साथ मार्केट में चलें, तो हम 100% पैसा बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट में जो जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो एक ईपीएस वैल्यू है और एक पीई वैल्यू है। ईपीएस वैल्यू या जो ग्रोथ है वो फिक्स्ड है, सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये मैं सेंटीमेंट्स का कैसे पता लगाऊं, क्या तरीका है कि इन सेंटीमेंट्स को मैं जज कर पाऊं और अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर पाऊं। रीजन बिहाइंड ये जो सीरीज है, संडे की सीरीज, हम लोग इवेंट एंड डाटा एनालिसिस करते हैं। इवेंट एंड डाटा एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि जो रेगुलर हर हफ्ते डाटा और इवेंट होते जा रहे हैं उनसे एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है और वो जो सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है वो अल्टीमेटली बाजार के अंदर रिफ्लेक्ट करता है और वो सेंटीमेंट्स के अंदर के क्रिएट होने के बाद डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है और उस डिमांड एंड सप्लाई को हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और फॉलो करते हैं। मैं इस बात को रिपीट करूंगा, अंडरलाइन कीजिए कि चार्ट्स बाद में बनते हैं, डिमांड और सप्लाई पहले क्रिएट होते हैं। आज तक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमारा एक मेन और जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो वर्ल्ड नोन स्ट्रैटेजी बन चुकी है यूडीटीएस, उसके आधार पे काम किया और स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के डायरेक्शन को पढ़ना सीख लिया, डिमांड एंड सप्लाई को लेते हुए। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, यूडीटीएस प्राइस एक्शन के ऊपर है। जब डिमांड क्रिएट हो जाती है या सप्लाई क्रिएट हो जाती है तो वो यूडीटीएस उसको पढ़ता है। अब मैं चाहता हूं हमारे वो सब्सक्राइबर्स, हमारे वो व्यूअर्स जो इससे पहले सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा कोर्स भी लॉन्च किया है जिसको हम मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट। ये मार्केट एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इवेंट क्या है? हमने कोई किसी को जाके एग्जाम नहीं देना कि हमने ये डाटा और इवेंट हमने पढ़ के हमने एग्जाम देना, नहीं। ये डाटा और इवेंट हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं स्टॉक मार्केट की और वो पिक्चर क्रिएट होने के बाद हम एक राइट ट्रेंड को सोचने की कोशिश करते हैं कि ये जो तेजी और मंदी, तेजी मंदी, तेजी मंदी जो बन रही है, इसमें असली चीज क्या है, जो सच्ची चीज क्या है, सच्ची इसमें तेजी है या सच्ची इसमें मंदी है। दोस्तों, मैं पिछले 4 एपिसोड से जो मुझे याद है, मैं लगातार, आप लोग सब YouTube पे डले हुए हैं, आप लोग डेट वाइज निकाल के देखें, मैं पिछले 4 संडे से, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, उनका सब कुछ हो गया, वहाँ तक सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे, मैंने आपको ये कहना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, सब कुछ हो चुका है, सेंटिमेंट्स अब स्टेबल हो चुके हैं पॉलिटिकल। चलो बात करते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है वो सेंटिमेंट्स को डिस्काउंट करके ही चलेगी, ट्रेडर को सेंटिमेंट को पकड़ना है। अब अगर सेंटिमेंट को मुझे पकड़ना है तो सेंटिमेंट को पकड़ने के लिए सेंटिमेंट 2 तरीके के हैं।
पहला, वैसे बहुत सारे हैं सर, लेकिन क्योंकि मुझे सब्जेक्ट को आसान बनाना है, मुझे आपके साथ क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स और मेरे बिगिनर्स बहुत कॉमन आदमी हैं, बहुत सिंपल लोग हैं, इनको इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। देखिए सेंटिमेंट्स दो आएंगे मोटे तौर पे, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल, केवल ये दो सेंटिमेंट्स हैं। अब आप मेरे साथ ना एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने दिमाग में जो मैं लिख रहा हूं, आप इसकी एक पिक्चर क्रिएट करेंगे कि अब मैंने आपको बताया प्राइस को दो चीजें इफेक्ट करती हैं, सेंटीमेंट और ग्रोथ। ग्रोथ मेरा स्टैग्नेंट है, ग्रोथ चेंज नहीं हो रही है रोज बेसिस पे, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, तो मेरे साथ जो चेंज हो रहा है वो सेंटीमेंट चेंज हो रही है, पी रेशो चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 11,700 है और 390 इसकी ग्रोथ है और 29 इसकी ईपीएस है, तो अगर एक दिन में एक ईपीएस भी कम हुई तो आप लगा लो 390 इंटू अगर 28 करूंगा तो सीधा इसमें से 390 पॉइंट कम हो जाएंगे। एक पॉइंट पीई कम होने से निफ्टी 390 पॉइंट गिरेगी, वाइस वर्सा एक पॉइंट पीई बढ़ते ही निफ्टी 390 पॉइंट बढ़ेगी। अगर आज 200 पॉइंट निफ्टी गिरती है, इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 पीई जो है वो गिर गई। मुझे अब ये इस पीई को पकड़ के चलना है। ये पीई है सेंटीमेंट, और इस सेंटीमेंट को मैंने तोड़ा दो हेडिंग्स में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल अगर मैं देखूं तो मैं इसको एक करता हूं इंटरनेशनल और दूसरा मैं करता हूं डोमेस्टिक। अब पॉलिटिकल सेंटीमेंट मुझे पता है कि यूएस के भी गुड है, ट्रम्प जी की गवर्नमेंट है, बढ़िया उनकी चल रही है, कोई उनको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और डोमेस्टिक में हिंदुस्तान में मोदी जी की गवर्नमेंट है, जबरदस्त मेजॉरिटी है, 5 साल कुछ होना नहीं है, जो भी नीतियां बनेगी वो एग्जीक्यूट अच्छे से हो सकती हैं। तो पॉलिटिकल सेंटीमेंट तो बहुत गुड है, नंबर पूरे। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल सेंटीमेंट। इकोनॉमिकल सेंटीमेंट में अगर मैं बात करूं तो यूएस के भी बुरे हैं और हिंदुस्तान के भी बुरे हैं अभी तक। देखो मैं चल रहा हूं एक्चुअल्स के ऊपर, मैं किसी मिथ में नहीं जा रहा हूं। एक्चुअल्स जब डाटा खराब आ रहे हैं तो मैं इसको बैड बोल रहा हूं, चाहे वो यूएस के हों चाहे वो इंडिया के हों। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ खराब आ रहा है, डब्ल्यूपीआई खराब आया, इसके बाद हमारा जो ओवरऑल आईआईपी नंबर्स हैं वो हमारे खराब आ रहे हैं। तो मैं एक्चुअल डाटा के बेसिस पे अगर देखूं तो इकोनॉमिकल स्लो डाउन इंडिया और वर्ल्ड में बनी हुई है, तो सेंटिमेंट्स जो हैं ये खराब हैं। अब एक मेरे को सेंटिमेंट खराब मिल रहे हैं, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मुझे गुड मिल रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों हमें ये तय करना है जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं ये गुड तो हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म उसमें जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के पास 5 साल का टाइम है, ट्रम्प जी के पास भी पूरा टाइम है। अब वो कब अपनी नीतियों से उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके डाटाज हैं वो बेटर आने शुरू होंगे वो मुझे नहीं पता। जब वो अच्छे आने शुरू हो जाएंगे तो शायद हम इकोनॉमिकल को गुड मानने शुरू कर देंगे। तो इसको मैं मानूंगा लॉन्ग टर्म और इसको मैं मानूंगा मीडियम टर्म। तो लॉन्ग टर्म गुड है, मीडियम टर्म खराब है सेंटिमेंट्स। इसके बाद लास्ट करंट डाटा। अब मैं ये देखूंगा जो करंट डाटा और इवेंट पिछले 4-5 दिनों में आए हैं वो हमारे सेंटिमेंट्स को क्या इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने सेंटिमेंट्स को यहां 3 भागों में बांटा, पहला पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिकल और एक बिल्कुल करंट डाटा जो आ रहा है वो हमारे सेंटिमेंट्स को क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये जो संडे का सीरीज़ है ये आपको तैयार करता है अगले वीक के लिए, एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट कर देता है कि हमें मार्केट में किस तरह के सौदों को चुनना है। अगर मार्केट में मंदी बनी हुई है, लॉन्ग टर्म मंदी बनी हुई है और हम कोई झूठी तेजी में जाकर हम अगर बाइंग का सौदा लेते हैं तो शायद हम ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको अपना व्यू बेटर करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा और वो हम आपको कोशिश कर रहे हैं यहाँ देने की।
हमें पता है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत समझदार हैं, और उनका क्योंकि पढ़ने का इंटरेस्ट है तो शायद वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आऊँगा, नहीं तो ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। अगर डिटेल में आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारे मेड कोर्स में भी जाके देख सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, ऑनलाइन कोर्सेज में आपके जाके चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के जो सेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी की। लास्ट वीक ये मैंने वीकली कैंडल लगा रखी है, निफ्टी की वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में निफ्टी एक रेड कैंडल से ही बंद हुई है, जो पिछले लगातार 3 वीकों से नेगेटिव है। हर वीक में निफ्टी की रेड कैंडल बन रही है। रीजन बिहाइंड जो मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स, वो लगातार अच्छे नहीं हैं, कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही हैं, और इसीलिए हम हर वीक बाई वीक इसको रेड कैंडल्स हमको देखने को मिल रही हैं। करंट वीक जो गया है उसमें भी 109 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुई है। अगर आप लोगों को पिछले संडे का याद है तो मैंने बेरिश व्यू बताया था, और मैंने बोला था 11,600 और 12,000 के बीच में ही इंडेक्स घूमेगा, और 11,600 नीचे लेवल्स के होंगे। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको, तो आप लोग देखेंगे कि 11,625 लो लगा है इस वीक का, और हाई लगा है 11,840। तो ऑलमोस्ट 11,625 का मतलब वही कि 11,600 पे इसने एक नीचे की तरफ कोशिश करी जाने की, लेकिन वापस बंद हुआ 11,725 पे, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट डाउन। और दोस्तों बिल्कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी लास्ट वीक की वो करेक्ट थी। मैं इसी वीक कैंडल को मैं डेली पे लगा के दिखाता हूं आपको एक बार। अब आप देखें, ये मैंने रेजिस्टेंस खींचे हुए हैं। 11,910 का हमारा एक रेजिस्टेंस था, 11,934 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस था, और हमारा एक जो मेजर सपोर्ट था वो 11,725 का था। अब पूरे वीक में यहां से वीक शुरू हुआ, लगातार ये दोनों जो बैरियर्स हैं इसके बीच में हमारी मार्केट घूमने की कोशिश हुई है। बीच में एक बार नीचे गया, उसके बाद फिर 11,725 के ऊपर जाने की कोशिश हुई, उसके बाद अगले दिन वो फिर ऊपर गया और वापस 11,924 के ऊपर बंद हो गया। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस दिखा रहा हूं इसका। ये देखिए, ये कैंडल का जो क्लोज आ रहा है वो आ रहा है 11,724 रुपीज 10 पैसे। तो दोस्तों 11,725 की प्रेडिक्शन हमने पिछले संडे कर दी थी। हमको एक हफ्ते बाद का पता नहीं था, लेकिन ये लाइन मैं पिछले हफ्ते खींच चुका हूं, और ये लाइंस आपको ये दिखा रही हैं कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यूडीटीएस बना रहा है वो इतने परफेक्ट हैं कि मार्केट कहीं भी जा रही है, कहीं भी घूम रही है, अल्टीमेटली हमारे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं वो उनको फॉलो कर रही है। यहां मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट हमको फॉलो कर रही है, हम मार्केट को नहीं कर रहे। तो दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं या हम अपने क्लासरूम में शेयर करते हैं, तो एक बड़ा मोटिवेशन और स्टूडेंट्स के साथ ये लगता है कि नहीं, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, जो हमारे लेवल्स बन रहे हैं वो ज़बरदस्त लेवल बन रहे हैं, और मार्केट उनको करेक्ट कर रही है। मार्केट उनको करेक्ट कर रही है कि नहीं, आप गलत हैं, आप गलत नहीं हैं, आपने जो सोचा वैसे ही मार्केट परफॉर्म कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पिछले वीक की प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट रही। जो हमारे लेवल्स थे उन्हीं को मार्केट ने मेंटेन किया, उन्हीं को मार्केट उसी के अंदर मार्केट चली है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले अगले हफ्ते तैयारी की। अब आप अगले हफ्ते तैयार हो जाओ। हमें क्या करना है, एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा आपके माइंड में। ये डाटा वाटा को मैं बस आपसे बात कर रहा हूं, आप समझो कि एक एज ए बड़ा भाई आपसे बात कर रहा है, और मैं एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। डाटा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। निफ्टी 11,725 के आसपास बंद हुई है, 109 पॉइंट नीचे बंद हुई है निफ्टी। क्रूड अगर मैं देखूं 340 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ,
जो कि हमारे लिए एक बहुत फेवरेबल चीज़ नहीं है। क्रूड बढ़ता है तो इंडिया को हमेशा नुकसान होता है। तो क्रूड एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि क्रूड जो है वो लास्ट करीब 3600 के आसपास था, इस बार करीब 4000 के आसपास बंद हुआ है, करीब 300 400 350 पॉइंट ऊपर क्रूड बंद हुआ है, जो मेरे को एक नेगेटिव पिक्चर क्रिएट करता है दिमाग में। आगे बढ़ता हूं, अब मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे हमने देखा अभी पीछे अखबार में हम पढ़ रहे हैं जनरल वे में, मानसून बहुत अच्छा नहीं है। मानसून की वजह से एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर हमारा मेन इंडस्ट्री है, और अगर मानसून जरा भी इफेक्ट होता है तो हमारी जीडीपी बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। और मानसून ने हमको एक नेगेटिव साइंस दिए हैं कि मानसून की वजह से हमारे को कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये रेड मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिया। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट बिलो एक्सपेक्टेड, ट्रेड, इसको ये मैं रेड नहीं बोलूंगा, टीम ने रेड कर दिया। अगर आप लोग देखें ट्रेड डेफिसिट जो है वो आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड से कम आया है। मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलती है, तो मैं इसको ग्रीन दूंगा, मैं इसको रेड नहीं दूंगा। देखो पढ़ने वाले डाटा वही आ रहा है, हमको केवल समझना है। अगर कोई कहे ट्रेड डेफिसिट आया है, पहले से ज़्यादा हो गया, तो ये खराब है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, जो एक्सपेक्टेड था उतना नहीं गिरा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, यूएस ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करना था, नहीं किया। मार्केट गिरी वहां की, नहीं, अगले दिन बढ़ी। हम भी बढ़े थे, अभी दिखाऊंगा आपको क्यों बढ़े। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 50 बेसिस पॉइंट तक अपनी जो हमारा व्यू है हम उसको डाउइश रख रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको 50 बेसिस पॉइंट तक आगे कट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी और मार्केट बढ़ी, और हम भी बढ़े। जब हम बढ़े तो वो बढ़ा तो जरूर था मार्केट, लेकिन वो एक फॉल्स तेजी थी, और कई लोग उसमें फंसे होंगे। बीच में जो मार्केट एक दिन बढ़ा और वापस नीचे आया, वो एक फॉल्स तेजी थी जिसमें कई लोग फंसे होंगे, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो मैं इसको अभी ग्रीन उसमें रखूंगा। जेट एनसीएलटी में लेके जा रहे हैं, ये एक बैड न्यूज़ है। बहुत सारा पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है देश का, और बैंकों का बहुत सारा कर्जा है उसके ऊपर, तो बिल्कुल एक गलत वो है। अगर मैं ग्लोबली देखूं तो ऑयल प्राइसेस के बारे में बोल चुका हूं। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं इस हफ्ते, जो हमारे लिए नेगेटिव है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर लगातार बना हुआ है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इससे हमारे खराब हो रहे हैं। इसके बाद ईरान टेंशन बढ़ चुकी है, यूएस के ड्रोन को गिरा दिया है ईरान ने, और ये अब धीरे धीरे और जो है मामला खराब होता जा रहा है, जो एक अगेन रेड सिग्नल क्रिएट करता है मेरे माइंड में। उसके बाद एक गुड साइन हुआ था, फेड में फ्यूचर जो रेट कट्स हैं उनको बोला है कि हम फ्यूचर रेट कट्स करेंगे। तो ये ग्लोबली अगर मैं देखूं तो केवल एक गुड न्यूज़ है, और अगर डोमेस्टिकली देखूं तो एक गुड न्यूज़ है, बाकी ज़्यादातर सारी बैड न्यूज़ हैं। तो अगर मैं अगले हफ्ते को प्रिडिक्ट करूं तो अभी भी मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा, बाजार बेरिश मोड में ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, हम जिस लेवल पे बंद हुए हैं 11,725 बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है, पिछले हफ्ते से मैंने मार्क कर रखा है। इन लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। अगर इसके नीचे मार्केट चला तो आप बिल्कुल आराम से बेच के चलें, लेकिन अगर 725 के ऊपर कहीं बाइंग के सिग्नल्स हैं तो बेचने के लिए रुक जाएं या खरीदने के लिए भी रुक जाएं। बेचना जब ही है जब आपको यूडीटीएस भी टेक्निकली सेलिंग के सिग्नल्स क्रिएट कर दे, राइट। चलो अब इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट वीक इवेंट आ रहे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। हिंदुस्तान में कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यूएस में ट्यूसडे को यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा आएंगे। ये मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इसको समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, या जो लोग ऑलरेडी मेड कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होता है और इसका हमारे मार्केट के ऊपर क्या और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आएगी।
क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी आप लोग देख के, जो लोग क्रूड ऑयल को समझ सकते हैं, इन्वेंट्री जिनको पता है क्या होती है, वो भी इस डाटा से आइडिया उनको लग जाएगा कि आने वाले सप्ताह में मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा थर्सडे को यूएस के जीडीपी के नंबर्स आएंगे, एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, तो उसके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि नटशेल में अगर कंक्लूजन देखें तो शॉर्ट टर्म बेरिश है बिल्कुल, जिसमें 11,600 से 12,000 का लेवल बना रहेगा। बाजार का जो ट्रेंड है वो बेरिश रहेगा। आप लोग जो रेजिस्टेंस की जो लाइंस हैं, अगर उनके आसपास कहीं भी सेल सिग्नल जनरेट होते हैं तो सेलिंग की पोजीशंस को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी कैसे भी पलट सकती है। आप लोग स्टॉप लॉसेस का खास ध्यान रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको नुकसान अगर देते हैं तो स्टॉप लॉस आपको बचाते भी हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको बताया कि हमको ट्रेडिंग के लिए किस तरह से प्राइस जो है वो राइज और फॉल करता है, उसके पीछे क्या तरीका होता है, क्यों ऐसा होता है, शायद आज आपको बेटर वे में समझ में आया होगा। ऐसे ही हम और टॉपिक्स को लाते रहेंगे अपने एपिसोड्स के अंदर, और उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे और शेयर करेंगे। जितने भी लोग हैं आप कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक्सपैंड कर सकें। थैंक यू।